Hello people, welcome back to the new video lecture of दीपक सिंह पेडागोजी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, तो आओ समझते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 15 एंड n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू 29 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 7 देन n ऑफ b इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पर आपको n ऑफ a दिया गया है, आपको यहाँ पर n ऑफ a यूनियन b दिया गया है, आपको यहाँ पर n ऑफ a इंटरसेक्शन b भी दिया गया है और आपको सिंपली n ऑफ b फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो। ठीक है, अब याद करो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ सेट के कंसेप्ट को सीखते समय। आपको बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको याद है वो फॉर्मूला? यस, वो फॉर्मूला था n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, चलो तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करना है। अब वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे बताओ कि n ऑफ a यूनियन b कितना है। तो आपको पता है n ऑफ a यूनियन b 29 है। सो यहाँ पे मैं 29 लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू n ऑफ a कितना है। तो n ऑफ a यहाँ पर 15 है, तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, फिर प्लस का प्लस। आप बताओ n ऑफ b कितना है। सर वो तो फाइंड करना है, तो मैं उसके जगह पे n ऑफ b ही रहने देता हूँ। ठीक है, फिर ये माइनस का माइनस। आप बताओ n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b 7 है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे लिखता हूँ 29 क्योंकि इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकता। अब ये जो आपको 15 दिख रहा है, ये जो आपको 15 दिख रहा है और ये जो आपको 7 दिख रहा है, इसको देखोगे आप तो माइनस होगा, 15 माइनस 7 होगा, है ना। तो 15 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर 8 मिलेगा, प्लस ये n ऑफ b वैसा का वैसा। अब अगर इस 8 को आप इज इक्वल्स टू बाजू लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू के इस बाजू बचेगा n ऑफ b। ठीक है ना, 29 में से अगर 8 माइनस करते हो तो आपको आंसर मिलता है 21 विच इज इक्वल्स टू n ऑफ b। तो इसको आप सीधे से लिख देता हूँ, देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल्स टू 21 और यही है आपका आंसर, यही आपको फाइंड करने बोला था। तो इसका डब्बा बना देते हैं हम लोग। तो ये हमने बना दिया इसका डब्बा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल के अंदर ना 125 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। अब इस 125 स्टूडेंट्स के अंदर 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी। अब इस 125 के अंदर 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। अब 20 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, दोनों पीते हैं, उनकी मर्जी, कुछ भी दे दो पी लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है उन स्टूडेंट्स का नंबर जो ना ही टी पी रहे हैं और ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं, जो ना ही चाय पीते हैं, जो ना ही कॉफ़ी पीते हैं, पता नहीं क्या पीते हैं, इनको ही पता। ठीक है, क्लियर है? आओ अब ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ के ना सबको डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई नई बात नहीं है, टेंशन मत लो, अभी आपको ये इजी लगने लगेगा। बस आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझना है। आपको क्या करना है? आपको इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझना है। तो आओ मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपको जितना भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है ना, जितना भी आपको डाटा यहाँ पर दिया गया है, उन डाटा को ना सेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर बच्चे हैं ना 125 स्टूडेंट्स, इसको ना एक सेट अज्यूम कर लेता हूँ और इसको अज्यूम कर लेता हूँ मैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये जो चाय है, ये जो बच्चे चाय पी रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो चाय पी रहे हैं, इनके सेट को मैं कुछ एक नाम दे दूंगा। मान लो उसको मैं सेट ए नाम दे दूंगा। और जो 60 बच्चे हैं जो कि कॉफ़ी पी रहे हैं, तो इन 60 बच्चों का भी क्या करूँगा, एक सेट बनाऊंगा। जो बच्चे कॉफ़ी पी रहे हैं उनका भी एक सेट बनाऊंगा, उसको मैं लेट से नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, ऐसे करके मैं क्या करूँगा, सबको सेट में कन्वर्ट करूँगा। तो देखो कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले लिखता हूँ सपोज हॉस्टल वाले का पहले। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सेट को मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल सेट, दैट इज यू। फिर बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी। जितने भी स्टूडेंट्स चाय पीते हैं उनका एक सेट बना देता हूँ, उसको नाम देता हूँ ए।
फिर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी पीने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके सेट को मैं नाम बी देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेट अज्यूम किया। सबसे पहला सेट उन स्टूडेंट्स का है जो कि हॉस्टल में रहते हैं, जिसको मैंने यूनिवर्सल सेट बोला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उनमें से चाय पीते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स चाय पीते हैं उनके सेट को मैं ए बोल देता हूँ। अब उस 125 स्टूडेंट्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं, तो उसके सेट को मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। नाउ अब आगे क्या, अब आगे मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने हैं। तो सीधी बात है, यूनिवर्सल सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कि हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आपका एन ऑफ यू कितना हो जाएगा, 125। इन अ सेम वे आप मुझे बताओ कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि कितने बच्चे हैं जो कि चाय पीते हैं। ऑफकोर्स सर 80 बच्चे हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ओके। नाउ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी, सीधी बात है बी उन बच्चों का सेट है जो कि कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी कितने पीते हैं, 60, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60। नाउ लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये जो 20 नंबर दिया गया है, ये 20 कौन सा नंबर है, ये 20 कौन से बच्चे हैं, हाँ कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग। तो ये ना उन बच्चों का सेट होगा जो टी भी पीते हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं। क्या बोला मैंने, वापस सुनो, ये जो 20 है ये उन बच्चों का सेट है जो कि टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, समझे कि नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं काउंट कर रहा रहूँगा कि टी कितने बच्चे पीते हैं, तो इस 80 के अंदर ये 20 लोग भी आए होंगे कि नहीं, बिकॉज ये 20 लोग टी तो पीते ही हैं, है ना। तो मुझे तो बस ये काउंट करना है ना कि कितने बच्चे टी पीते हैं, तो मैं इस 80 के अंदर इन 20 स्टूडेंट्स को भी गिना रहूँगा ना, तभी तो ये 80 हुआ, समझे कि नहीं, ओके। इसी तरह जब मैं काउंट कर रहा था कि कितने बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, तो ये 60 आया। अब इस 60 के अंदर ये 20 भी होंगे ना, क्योंकि ये 20 बच्चे कॉफ़ी भी तो पीते हैं। तो मतलब ये जो 20 बच्चे हैं ना, ये 80 के अंदर भी हैं और ये 60 के अंदर भी हैं, मतलब ये ना 80 और 60 के कॉमन है। ये 20 स्टूडेंट्स जो है, ये 20 स्टूडेंट्स का जो सेट बनेगा वो 80 और 60 का कॉमन होगा। और जब दो सेट का कोई कॉमन निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये जो 20 स्टूडेंट्स का सेट होगा ना, वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, और इसके नंबर को हम लोग बोलेंगे 20। तो आप समझ चुके हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, यस। मैं बोलता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 20, और अब आप समझ चुके हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, उन बच्चों का सेट है जो ए में भी है, जो बी में भी है, यानी कि उन बच्चों का सेट है जो टी भी पीते हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं, और उनका नंबर कितना है, 20। इसलिए मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 बोला। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, पक्का, ओके। अब इसके बाद आगे सुनो। अब इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब आपको उन बच्चों का सेट ढूंढ, मतलब उन बच्चों का नंबर ढूंढना है जो कि चाय भी नहीं पी रहे और कॉफ़ी भी नहीं पी रहे, पता नहीं ये लोग क्या पी रहे हैं। सो कैसे ढूंढोगे, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ना टोटल 10 बच्चे हैं, हमारे पास टोटल 10 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 बच्चे, ये 10 बच्चों का एक सेट है। अब इन 10 बच्चों के अंदर ना ये 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये लोग ना मान लो टी पीते हैं, ठीक है, और ये 5 6 7 8 ये लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ये लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर ना मान लो ये 4 और 5 भी होंगे कुछ जो दोनों पीते हैं, ठीक है, ये क्या है कि दोनों पीते हैं, ठीक है, बोथ वाले, ठीक है। बट इतने ही स्टूडेंट्स हैं ना जो कुछ ना तो कुछ पीते ही हैं, एटलीस्ट कुछ तो पीते हैं। तो अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि उन स्टूडेंट्स का नंबर बताओ जो कुछ नहीं पीते, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, ये पूरे इतने जो चीज़ें इसको आप क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे पूरे 10 में से, तो आपको मिल जाएगा कि 9 और 10, यानी कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या पीते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे ना सबसे पहले जो बच्चे टी पीते हैं उनको और जो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं उनको, दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन किया यानी कि यूनियन किया, ठीक है, और इनके नंबर में से आपने माइनस कर दिया जो टोटल बच्चे थे ना, यानी कि यहाँ पे 10, यानी कि यूनिवर्सल सेट, इसको माइनस कर दिया। तो आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया कि कितने बच्चे जो कुछ नहीं पीते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको भी यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए यूनियन बी का जो नंबर है, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको माइनस करना है।
बट क्या यहाँ पर आपको A यूनियन B दिया हुआ है? हाँ नहीं, तो उसे आपको फाइंड करना होगा। तो अभी हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B को फाइंड करें एंड देन यूनिवर्सल सेट का यानी कि N ऑफ U के अंदर से N ऑफ A यूनियन B को माइनस कर दें। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिल जाएगा उन स्टूडेंट्स का नंबर जो ना ही चाय पी रहे हैं और ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं। तो देखो अभी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन मार देता हूँ। ओके, अब मैं वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ जो फॉर्मूला मुझे पता है। उस फॉर्मूले से मुझे देखो यहाँ पे A यूनियन B मिल जाएगा। ठीक है, तो A यूनियन B तो मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N ऑफ A यूनियन B, ठीक है, इज इक्वल्स टू N ऑफ A कितना है? तो N ऑफ A जो है वो 80 है, प्लस N ऑफ B कितना है? N ऑफ B जो है वो 60 है, माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? N ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो N ऑफ A यूनियन B कितना होगा? N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 80 प्लस 60 होता है 140 एंड 140 में से 20 माइनस करो तो N ऑफ A यूनियन B कितना हो जाएगा? N ऑफ A यूनियन B हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। तो आपको मालूम पड़ गया कि कितने बच्चे हैं जो कुछ ना तो कुछ तो पीते ही हैं। ठीक है, ये जो N ऑफ A यूनियन B है ना, ये उन बच्चों का सेट होगा जो कुछ ना तो कुछ पी रहे हैं। ठीक है, चाहे कॉफ़ी ले लो चाहे टी ले लो, कुछ ना तो कुछ पी ही रहे हैं। ठीक है क्या? ऐसे। अब आगे, तो अब यहाँ पे आप क्या करो ना, अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं पीते हैं वो निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट के नंबर से यानी कि N ऑफ U में से आप N ऑफ A यूनियन B को माइनस कर दो। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी बोथ इज इक्वल्स टू N ऑफ U माइनस N ऑफ A यूनियन B। क्लियर? ओके, तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि N ऑफ U कितना है? तो N ऑफ U कितना है? N ऑफ U आपका 125 है, तो यहाँ पे 125 लिख दिया, माइनस का माइनस। अब बताओ N ऑफ A यूनियन B कितना होगा? तो N ऑफ A यूनियन B अभी भी हमने निकाला, देखो एकदम ताज़ा ताज़ा 120, तो यहाँ पे लिख दिया 120। ना एक बात बताओ, 125 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा? यस 5 आएगा। सो आपको समझ में आ गया, वो स्टूडेंट्स जो ना ही टी पी रहे हैं और ना ही कॉफ़ी पी रहे हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, आओ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट थे, एक इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंग्लिश में पास हो गए और 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में पास हुए। इतना क्लियर है? ओके, आगे लिखा हुआ है 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, नन ऑफ देम फोल बोल दिया मैंने, गलती हो गई, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल हो चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़े अच्छे बच्चे, ठीक है, गधे बच्चे कोई भी नहीं है जो दोनों में फेल हो जाए। हर बच्चा कोई ना तो कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। आगे लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि आपको अब यही फाइंड करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ जाएगा कि जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किए होंगे उतने बच्चे एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में तो पास है ही। ठीक है, तो आपको जस्ट यही निकालना है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद मुझे कुछ चीजें ना अज्यूम करने की जरूरत है यहाँ पे, तो मैं अज्यूम करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज। देखो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में जितने बच्चे पास हुए हैं उनका मैं एक सेट बनाता हूँ और उस सेट को नाम देता हूँ ए। क्लियर? पक्का? बढ़िया एकदम। अब इसके बाद मैं दूसरा चीज अज्यूम करता हूं यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए हैं उनका मैं एक सेट बनाता हूं और उस सेट को नाम देता हूं बी।
बोलो ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी है? बढ़िया एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जरा देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ कि सेट ए यानी कि वो बच्चे जो इंग्लिश में पास हुए हैं उनका नंबर कितना होगा? तो दिया हुआ है ना 50 स्टूडेंट्स है वो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एन ऑफ ए जो है वो 50 है मेरा। बढ़िया एकदम। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैथमेटिक्स में जो बच्चे पास हुए हैं यानी कि सेट बी वो कितने हैं? आपको वो भी पता है 60 दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ एन ऑफ बी मेरा कितना है? 60 है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला गया है 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ये कौन से स्टूडेंट हैं? ध्यान से सुनो, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश में भी पास है और मैथमेटिक्स में भी पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये 50 स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे थे ना जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं, उनमें ये 40 स्टूडेंट्स भी काउंट हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज ये 40 स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हैं, ठीक है। और जब आप ये 60 स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे थे जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, उन 60 स्टूडेंट्स के अंदर ये 40 स्टूडेंट्स भी काउंट हुए थे। क्यों? बिकॉज ये 40 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में भी पास है। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये 40 स्टूडेंट्स जो है ना वो सेट ए और सेट बी में से कॉमन है? समझे? मतलब अगर मैं इन 40 स्टूडेंट्स का एक सेट बनाऊं तो उसको मैं बोल सकता हूं कि वो ए और बी का कॉमन है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन है। बोलो समझ में आ गया? तो अगर मैं ये 40 स्टूडेंट्स का सेट बनाऊं तो उसको मैं बोल सकता हूं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे एन ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी कितना है? यस बोलो, यहाँ पर एन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी कितना है? यस, यहाँ पे एन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी 40 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बोलो समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसा पता है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, तो आपको बस ये फाइंड करना है कि कितने बच्चे जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझाने के लिए। अगर वो एग्जाम्पल आप समझ गए ना तो फिर ये आप अच्छे से समझ जाओगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें फाइंड क्या करना है। वापस एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। अगर वो एग्जाम्पल आप समझ गए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट फाइंड क्या करना है, ठीक है। सुनो वो एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ओके। अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ना 10 स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास क्या है? 10 स्टूडेंट्स है और वो स्टूडेंट्स के नाम मैंने नंबर रखे हैं, ठीक है। जैसे ये है स्टूडेंट नंबर 1, ये है दूसरा स्टूडेंट, ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। इतना क्लियर है? बढ़िया एकदम। अब जरा ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर ये 1 से लेकर के ये 5 तक ये वो स्टूडेंट्स है, ये वो स्टूडेंट्स का सेट होगा जो कि किस में पास हुए हैं? जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं। क्लियर? अच्छा। और यहाँ पर ये 4 से लेकर के, कहाँ से? ये 4 से लेकर के ये 10 तक वो स्टूडेंट्स का सेट है जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। कहाँ पर पास हुए हैं? मैथमेटिक्स में। तो जरा मैं यहाँ पर ना इनका सेट बना देता हूँ। सेट ए उन बच्चों का है जो इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। इतना क्लियर? सेट बी उन बच्चों का है जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बोलो इतना क्लियर है? अच्छा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप किन को बोलोगे जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं? आओ जरा देखते हैं। ये जो आपको पहला स्टूडेंट दिख रहा है नंबर 1, ये किस में पास हुआ है? सर ये इंग्लिश में पास हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एटलीस्ट 1 में पास हो चुका है? यस सर, ओके। 2, ये किस में पास हुआ है? ये भी इंग्लिश में पास हो चुका है, मतलब ये एटलीस्ट एक में तो पास ही है ना, तो इसको भी गिनेंगे। फिर 3, ये भी इंग्लिश में पास है, मतलब ये भी एटलीस्ट एक में पास है। 4 देखो दोनों में पास है, 4 तो दोनों में पास है, बट चलेगा ना, दोनों में पास है तो अच्छी बात है, बट एक में तो पास है ही ना। हमको क्या चाहिए? हमको एटलीस्ट एक में पास चाहिए। तो 4 तो भाई दोनों में पास है, तो एटलीस्ट एक में तो पास इसको बोल ही सकते हैं ना, तो ये भी चाहिएगा, ये भी चलेगा। 6 भी चलेगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स में पास है, वैसे ही 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। तो यहाँ पे अगर मैं सेट बनाने जाऊँ जो बच्चे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, तो वो सेट कैसे बनेगा? वो सेट के अंदर वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बोलो सही बात है? यही है वो सेट। इस सेट को मैं नाम देता हूँ सी। इस सेट को मैं नाम देता हूँ सी।
अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ए और बी इन दोनों का ना यूनियन निकालता हूँ। ध्यान से देखो, मैं ए और बी का यूनियन निकालता हूँ। तो ए और बी का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो वो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो। ए के अंदर 1 है, लिख दिया। यूनियन मतलब क्या होता है, दोनों सेट को मर्ज करना है विथआउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। ओके, सो 1 और 2 भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, 4 भी लिखूंगा, 5 भी लिखूंगा। अब ये 4 5 को नहीं लिख सकता वरना रिपीट हो जाएगा, तो मैं 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 9 लिखूंगा, 10 लिखूंगा। मुझे बताओ कि ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहा? यस, इक्वल दिखाई दे रहा है। मतलब ये सेट सी जो है ये ए यूनियन बी के इक्वल है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये निकालना चाहूँ कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो मैं ए यूनियन बी भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि सी तो मुझे पता नहीं है ना। बट मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तो वो सी के इक्वल ही रहेगा। समझ गए? समझ गए? अगर ये चीज समझ गए हो तो आप ये भी समझ सकते हो यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। समझे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एट लीस्ट इन वंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? बढ़िया एकदम। अगर नहीं समझा है ना तो वीडियो को रिवाइंड करो और पक्का आपको गारंटी के साथ समझेगा। ठीक है, रिवाइंड करके एक और बार देख लो, पक्का आपको समझेगा। अच्छे से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब बताओ यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी तो आपको पता नहीं है, तो उसको आप वैसे ही लिखो, इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 50 तो 50 लिख दिया, एन ऑफ बी है 60 तो 60 लिख दिया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 40 है तो 40 लिख दिया, इज इक्वल टू 50 प्लस 60 कितना होता है 110, माइनस ये 40 कितना होगा, अरे 40 कितना होगा 40 लिखो यहाँ पे, और क्या होगा 110 में से अगर मैं 40 को माइनस करता तो कितना आता है 70। ओके, तो इसका मतलब कि एन ऑफ ए यूनियन बी वो कितना है 40 है, जो कि मुझे क्या करना था, फाइंड करना था। सॉरी मैंने 40 बोल दिया, क्या 70 है। समझे? सो आपको समझ में आ गया यहाँ पर इस सम को कैसे सॉल्व करना था। याद रखना यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट है, उसके जगह पे आपको एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, बिकॉज एन ऑफ ए यूनियन बी भी उसी के इक्वल होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाया। बेस्ट है, समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो आओ अब देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 4 और समझते हैं क्या दिया हुआ है मेन क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मेन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि इसको देख के स्टूडेंट्स वैसे ही डर जाते हैं, बोलते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन है शायद डिफिकल्टी होगा। तो बात को समझो, क्वेश्चन बड़ा है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ऊपर से आपको स्टार मार्क देकर डरा भी दिया है कि हाँ ये डिफिकल्टी होगा। डरने की कोई बात नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको सबसे ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझो इसे, ठीक है, पूरे फोकस के साथ। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो क्लास 9 में ना 220 स्टूडेंट्स थे और उनके ऊपर ना एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। अब उस सर्वे में हम क्या जानना चाहते थे, उस सर्वे से हम ये जानना चाहते थे कि उन बच्चों का, उन 220 बच्चों की हॉबीज़ क्या है। तो इसके अंदर ना 130 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, जिनको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है। 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है। क्लियर ये चीज़? आगे 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। अब यहाँ पर 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको ना स्काई वॉचिंग पसंद है, मतलब उनको ऐसे बैठ के आसमान की तरफ देखना पसंद है। ओके, होगी कुछ लोग की हॉबीज। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। अच्छा, मतलब इनमें से ना 110 स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो कि दोनों चीज़ को फॉलो करते हैं, जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है। अब एक बात समझो जरा, यहाँ पे एक बात समझो, जो अभी तक ध्यान से समझ रहे हैं ना उसको समझ गया होगा ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। ध्यान से सुनो, ये जो हमको 130 नंबर दिया हुआ है, ये जो 130 स्टूडेंट्स है, ये वो है जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, और ये जो 110 स्टूडेंट्स हैं ये वो है जिनको रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों पसंद है। तो ये 130 क्या वो स्टूडेंट्स हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। इन 130 स्टूडेंट्स के अंदर ना 110 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग तो पसंद ही है, तभी वो इस काउंटिंग में आए हैं, बट उनको ना स्काई वॉचिंग भी पसंद है, उनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है। समझ रहे हो? मतलब 130 के अंदर से अगर मैं 110 को माइनस कर दूं तो जो 20 स्टूडेंट्स बचेंगे वो ऐसे होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद होगा। समझे? ओके,
अब यहाँ पे बोला है 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है। तो क्या ये 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग ही पसंद है? बिल्कुल नहीं। इस 180 के अंदर ना 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग तो पसंद है बट साथ ही साथ रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि 180 स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स का नंबर बताओ जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, तो आप क्या करोगे? 180 में से 110 को माइनस कर दोगे। समझ रहे हो? तो कितने बचेंगे? अराउंड 70। तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है, आगे पूछेगा इसलिए भी बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। आगे देखो, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। अब ये आ गए हमारी तुम्हारी तरह, ये लोग को कुछ हॉबी नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हमको ना ही रॉक क्लाइंबिंग पसंद है और ना ही स्काई वॉचिंग पसंद है। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। ठीक है, समझ गया। आगे, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अब देखो, अभी काम की चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वही पूछ लिया। यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है? तो आप समझ गए, आपको 130 में से 110 को माइनस करना है। आंसर आपके सामने है 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, 180 में से 110 को माइनस करना होगा, डेट इज 70। समझ गए ना? चलो, अब इसको कैसे करना है वो समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दो आप। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझा क्वेश्चन ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन को करते करते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बस पूरा देखो इस वीडियो को भी ध्यान से एकदम देखो। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेट बनाएंगे। ठीक है, जो डाटा हमको दिया है ना, उस डाटा की हेल्प से हम लोग सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। तो देखो जरा सेट कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सपोज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एलिमेंट मत बोलो, है वो एलिमेंट ही बट स्टूडेंट्स बोलो यहाँ पे। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 9th दैट इज यूनिवर्सल सेट, यानी कि क्लास 9 में जितने स्टूडेंट्स थे 220 स्टूडेंट्स थे, इनके सेट को मैं यूनिवर्सल सेट बोल देता हूँ। बिकॉज जो भी हम यहाँ पे करने वाले सब इन्हीं के अंदर से करने वाले, तो ये तो यूनिवर्सल हो गया ना। अब इसके बाद मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। अब उन स्टूडेंट्स का सेट जिनका हॉबी रॉक क्लाइंबिंग है उसको मैं ए बोलता हूँ। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा कि ये उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग भी है, उनको मैं इसके अंदर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हॉबी एज स्काई वॉचिंग। अब यहाँ पे सेट बी में उनको बोल रहा हूँ जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग भी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे बोला बी जो है वो उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनकी हॉबी स्काई वॉचिंग भी है। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि सेट बी उन स्टूडेंट्स का सेट है जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग है, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब आगे क्या? अब आगे मुझे बताओ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। सीधी बात है, एन ऑफ यू यहाँ पे 220 होगा, है ना, क्योंकि स्कूल में 220 स्टूडेंट्स है जिनका सर्वे हो रहा है क्लास 9 में। अब मुझे बताओ एन ऑफ ए कितना होगा, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, तो ऐसे 130 स्टूडेंट्स है, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 130। समझ रहे हो ना? अब ऐसा बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है, तो ऐसे टोटल एन ऑफ बी 180 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 180। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके। अब यहाँ पे 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब आपसे ये बोला जाए कि वो स्टूडेंट्स जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, कॉमन है जो, उनका हमेशा याद रखना, हमेशा इंटरसेक्शन से उनको डिनोट करना। और अगर ये बोला जाए कि एटलीस्ट एक तो पसंद है, तो उस टाइम पे आप क्या बोल दोगे? यूनियन बोल दोगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन बोला गया है ना, बोथ फॉलो करते हैं, दोनों के दोनों फॉलो करते हैं, तो ये कॉमन है। तो मतलब आप समझ चुके अब तक तो, है ना? इसको हम लोग बोलेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे बोलता हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 110। समझ गए? ए इंटरसेक्शन बी क्यों लिया? बिकॉज ये 110 स्टूडेंट्स कॉमन है दोनों में, इनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, इनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अभी क्या करना है? तो अभी आपको यहाँ पर पार्टीशन मारना है। ठीक है, पहले तो पार्टीशन बना दो। इसके बाद आपको फाइंड करना है सबसे पहले उतने स्टूडेंट्स जिनके पास क्या है? डू नॉट हैव एनी हॉबीज। वो स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड करना है जिनके पास कोई भी हॉबी नहीं है। ठीक है, कोई भी हॉबी नहीं है। तो ये एकदम ना सेकंड वाले की तरह था, जो कुछ भी नहीं पीते। समझ में आया? तो आप क्या कर देते हैं, पहले आप क्या करोगे? पहले आप फाइंड करोगे कि जिनकी कुछ ना तो कुछ हॉबीज है। ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे? 220 को माइनस कर दोगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसे स्टूडेंट जिनकी कुछ भी हॉबीज नहीं है। पहले आप क्या फाइंड करोगे? उन स्टूडेंट्स का नंबर जिनकी एटलीस्ट एक तो हॉबी है, यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है,
फिर आप क्या करोगे, उसके नंबर में से यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी में से आप क्या करोगे, एन ऑफ यू को माइनस कर दोगे, समझे। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर दोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है आपका 130 प्लस एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी है आपका 180 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110, ठीक है। तो आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपको एन ऑफ ए यूनियन बी कितना मिल जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे हैं जिनको कुछ ना तो कुछ एक हॉबी है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप यूनिवर्सल सेट को माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू में से आप एन ऑफ यू में से आप एन ऑफ ए यूनियन बी को माइनस करोगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना था, एन ऑफ यू कितना था, एन ऑफ यू आपका 220 था, उसमें से एन ऑफ ए यूनियन बी था 200, इसको आप माइनस कर दोगे। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे निकल गए हैं जिनकी कुछ हॉबी नहीं है, ये समझ में आ गया पक्का, ओके। अब आपको फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही क्या है, हॉबी है। तो ये आप कैसे पता करोगे, सिंपल है, ये जो आपने कॉमन निकाला था ना 110, हाँ, अगर आप 130 में से ये 110 को माइनस करते हो, यानी कि एन ऑफ ए में से अगर आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने बच्चे हैं जिनका रॉक क्लाइंबिंग की क्या है, हॉबी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 130 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 110, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, इज इक्वल्स टू लिखो एन ऑफ बी में से आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, ठीक है। तो एन ऑफ बी किन बच्चों का, ये एन ऑफ बी कौन से बच्चे, वो बच्चे जिनकी हॉबी जो है स्काई वॉचिंग भी है। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे उन बच्चों को जिनकी हॉबी दोनों है, ठीक है, 110 को, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने बच्चे हैं जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्काई वॉचिंग, दैट इज 70, ठीक है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है पक्का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और 5th क्वेश्चन समझते हैं। तो 5th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो ये जो आपको कुछ यहाँ पे 7 सेट दिए हुए, इन सातों सेट के आपको नाम लिखने हैं वेन डायग्राम को अज्यूम करके। पर वेन डायग्राम कहाँ है, वेन डायग्राम आ जाओ, अच्छा आ गया। तो ये वेन डायग्राम है, इसको अज्यूम करके आपको क्या करना है, इसको अज्यूम करके नहीं, इसकी स्टडी करके, इसको ऑब्जर्व करके आपको ये जो इतने सारे आपको सेट के नाम दिए हुए इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे। पहले मैं आपको ए बना के दिखाता हूँ, ए। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये देखो ए के अंदर कौन कौन दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड एम और एन भी दिख रहा है, देखो ना, ये भी तो ए के अंदर ही है, ठीक है। इसको दुहार से मत समझो, ए के अंदर देखो ना एक्स वाई जेड एम और एन है। तो यहाँ बोलोगे एक्स वाई जेड एम एन, बस खत्म, देखो कितना इजी था, है ना। अच्छा बी में सेट बी बनाओ, तो बी के अंदर कौन कौन है देखो जरा, बी के अंदर पी क्यू आर एम एन, है ना। एम एन देखो बी के अंदर भी है, कॉमन है एक्चुअल दोनों में ये, ठीक है। एम एन जो है वो ए और बी में कॉमन है, बट बी में भी है ना, तो लिखेंगे ना पी क्यू आर एम और एन, क्लियर है। अब आगे देखो ए यूनियन बी बताना है, क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए और बी में आ चुके हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो आए हैं, ए और बी के अंदर एटलीस्ट एक बार तो आए हैं। तो एक्स आप देख रहे हो ए के अंदर है, वाई भी है, ठीक है, जेड भी है, एम भी है, एन भी है, ठीक है, फिर पी भी है, फिर क्यू भी है, फिर आर भी है। अब ये एम और एन को मत लिखो, लिख चुके एक बार, ठीक है। तो बस इसको, इस कॉमा को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। अब आपको बनाना है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 4th वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो देखो बहुत इजी है, u इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब पहले तो सारे एलिमेंट लिख दो ए के और बी के। तो ए के एलिमेंट है एक्स वाई जेड एम एन, ठीक है। बी के कौन कौन से एलिमेंट है, बी के एलिमेंट है पी
क्यू आर, एम और एन को आपस में लिखना, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और कौन से एलिमेंट है, देखो ये बाहर के एस और टी भी है, तो इनको भी लिख दो एस और टी। और कुछ बच गया क्या, जो भी है, अब कुछ भी बचना चाहिए, यूनिवर्सल के अंदर सब आते हैं, तो कुछ बचा नहीं ना, हाँ लिख दिया सबको, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ए कॉम्प्लीमेंट को भी बनाना है, किसको, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ, ध्यान से देखो, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं बट वो ए सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने, वापस एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होते हैं बट वो ए के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो x ए के अंदर है, नहीं ये नहीं, ए के अंदर कौन से नहीं है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो देखो p q r s t ये जो है ना ए के अंदर नहीं है बट ये यूनिवर्सल के अंदर है, तो इसका सेट बना दो p q r s t, तो ये बन गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। इसी तरह आपको बी कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाओगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट का सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो x जो है वो बी के अंदर नहीं है, लिख दो, y भी बी के अंदर नहीं है, लिख दो, और z भी बी के अंदर नहीं है, लिख दो, m है, n है, p है, q भी है, r भी है, s नहीं है, s लिख दो, और t भी नहीं है, t लिख दो, समझे। तो b डैश बन गया। अब इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको बनाना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ध्यान से सुनो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने आपको एलिमेंट दिख रहे हैं इनमें से वो एलिमेंट आपको लिखना है इसके अंदर जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो x तो है, मत लिखो, y भी है, z भी है, m भी है, n भी है, देखो ना, है ना, x देखो ए यूनियन बी के अंदर है, y देखो वो भी है, z देखो वो भी ए यूनियन बी के अंदर है, m देखो वो भी ए यूनियन बी के अंदर है, अब n को देखो ना, वो भी ए यूनियन बी के अंदर है, p भी है, q भी है, r भी है, s और t नहीं है, तो यही है वो s और t, समझे। तो ये बन गया आपका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस सेट 1.4 को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया और आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी भी हेल्प करो, मेरी भी हेल्प करो, ठीक है। और इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि इस चैनल के और भी वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए